नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन का सूचना केंद्र में हुआ लाइव प्रसारण। जिले भर के इन्वेस्टर्स और व्यापारियों ने लिया हिस्सा। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात। अज्ञात चोर ने 1 लाख रुपए की कीमत के चांदी के जेवरात किए चोरी। रिहायशी इलाके में मजार बनाने व उर्स के आयोजन को लेकर हिंदुवादी संगठनों में भारी रोष। जिला कलेक्टर व जिला अधीक्षक को त्वरित कार्यवाही हेतु सौंपा ज्ञापन। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बायोमेट्रिक से पंजीयन के आदेश की जलाई प्रतिलिपियां। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाचियावास की छात्राओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। विद्यालय में फुटबॉल ग्राउंड बनवाने की उठाई मांग। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10 बजे जयपुर पहुंचे और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सूचना केंद्र में पीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया और सभी इन्वेस्टर्स व व्यापारियों ने कार्यक्रम में शिरकत कर उन्हें सुना। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो इनॉग्रल सेशन था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एड्रेस किया और हमारे यहाँ के भी सभी व्यापारी जो निवेशक हैं जिन्होंने अजमेर ज़िले में जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसमें जिन्होंने भी MOUs किए थे उनको भी आज आमंत्रित किया गया था, सभी अधिकारीगण भी। और 3 दिन ये जो समिट चलने वाली है जयपुर, इसी के तहत जिला स्तर पर भी इनॉग्रल सेशन है और अन्य सेशन से उनका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा और लगातार जो भी MOU उनका फॉलोअप भी किया जाएगा। जल्दी से जल्दी जो इन्वेस्टमेंट में जिले धरातल पर इसके लिए सभी विभागों से लगातार समन्वय किया जाएगा और इन्वेस्टर्स जो भी जिस विभाग से अजमेर के गंज थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोर दुकान से चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। दुकान मालिक अमित कुमार सोनी ने बताया कि उसके घर से कुछ दूरी पर ज्वेलरी शॉप है, जहां करीब 12 बजे के बीच एक अज्ञात चोर आया और काउंटर पर पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया। पीड़ित ने बताया कि काउंटर से चांदी के 3 गाय, 20 चांदी के सिक्के, 11 चांदी की ट्रेन, चांदी की पायजेब सहित अन्य चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए। करीब 1 लाख रुपए की कीमत का सामान चोरी कर चोर फरार हो गया।
इसकी सूचना गंज थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। ये मेरी दुकान ये गंज में है, संस्कृत कॉलेज के सामने। शिव आभूषण भंडार और शिव टूर एंड ट्रेवल्स का काम है मेरा। और मैं परसों 7 तारीख को कोर्ट में मेरी एक पेशी थी, वहाँ गया हुआ था और पीछे से करीबन 11:30 और 12 के बीच में एक अज्ञात आदमी दुकान के अंदर घुसा, जिसके हाथ में थैला था, जैकेट पहने हुए था। वो जो सीसीटीवी कैमरे में कुछ फुटेज दिखाई थी पुलिस वालों ने, सामने जो होटल है सागर इन के उसमें, और वो अंदर घुस के पत्थर से मेरा शोकेस है जो इसको तोड़ के इसमें से सारा सामान ले गया। और नीचे काउंटर में एक बक्सा पड़ा था जिसमें चांदी के काफ़ी आइटम थे, चांदी की पायल वगैरह, सिक्के और चेने, ऐसा आइटम था करीबन 1 किलो के आसपास का। क्या ये दिन दहाड़े दिन को 11:30 बजे और 12 बजे के बीच की बात है ये। थाना भी नजदीक है? थाना भी नज़दीक है। क्या सामान था? सामान चांदी के आइटम थे, 10-11 जोड़ी तो पाइजेब थी और 10-11 उसमें चेने थी। चांदी की 20 ग्राम के सिक्के थे, 10 ग्राम के सिक्के थे। चांदी की वो 3 गाय थी उसमें डब्बे में। वो डब्बा इधर नीचे काउंटर के नीचे रखा हुआ था, वो डब्बा ले गया। और ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी एक डब्बा था, वो ले गया। और बाकी काउंटर के अंदर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो सारी ले गया। पत्थर साथ लाया था? हाँ, पत्थर साथ लाया था, वो उधर रखा हुआ है पत्थर। कितना माल है? करीबन 1 लाख रुपए करीबन का नुकसान है मेरा। थाने में शिकायत दी थी? थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी कौन मैंने। से थाने में? ये गंज थाने में। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार सोनी, गंज अजमेर। दातानगर विकास समिति द्वारा जिला कलेक्टर व जिला अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से मांग की है कि दातानगर में एक जर्जर भवन को मदरसे का रूप देकर वहां पर उर्स का आयोजन किया जा रहा है, जो कि गलत है। सभी क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर मांग की है कि वहां पर इस प्रकार के धार्मिक आयोजन नहीं किए जाएं, क्योंकि दातानगर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके साथ ही जो जमीन है उस पर कब्जा किया गया है वह सरकारी है। इसी को लेकर आज सभी क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर जमकर विरोध प्रदर्शन करने और इस प्रकार के आयोजन को नहीं होने की चेतावनी दी है। और 72 में जो मजाद बनी हुई है, ये बड़ा उसका मेला मनाया जा रहा है। हमारे हिंदुओं को अंदर में जोश है कि ये नहीं बना जाए, इनका मजाद जो भी है बाहर बना जाए। हमारे जो हिंदू भाइयों के खिलाफ थोड़ी चलेंगे। आज जो ये मजाद बनी है, छोटा झंडा लाते थे, अब बड़ा बड़ा झंडा आलिशान बनाया जा रहा है और दूसरी बात अखबार में भी आया जा रहा है। तो हम ये मांग करते हैं कलेक्टर साहब से कि मजाद जो भी उसका मेला है शांति से अपने बाहर बनाए। हमारे हिंदू धर्म के खून उबस बाबा है, एक तरफ से नाराजगी है कि हमारे यहाँ नहीं चाहते। पूरा हमारे 72 नंबर वार्ड में सारे हिंदू एकता हुए हैं कि हम ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो हमारी यही मांग है कि कार्यक्रम ना हो, आपको जो भी करना है बाहर करें, हमारे क्षेत्रवासियों में ना करे। देवीलाल सर, दातानगर घनी आबादी का क्षेत्र है, वहाँ पर लोग शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हैं। एक जर्जर भवन को धार्मिक स्थल का स्वरूप देने का कुप्रयास किया जा रहा है और उस भवन में और क्षेत्र में अशांति फैलाने के उद्देश्य से और एक उर्स का नाम देते हुए उसको जो अशांत किए जाने का एक षड्यंत्र है। इसके लिए हमने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि इस प्रकार के षड्यंत्रों को तुरंत रोका जावे और हमारे जो क्षेत्र की शांति जो बनी हुई है उसमें जो किसी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं हो। उन्होंने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमको जिला कलेक्टर साहब ने भी, एसपी साहब भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया। थाना किशनगंज क्षेत्र में जो दातानगर बस्ती है उसमें सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पहले निवास बनाया गया, उसके बाद उस निवास के अंदर मजार बनाई गई, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया गया और अभी हाल ही में उसमें एक मदरसा टाइप शिक्षा का केंद्र भी उन्होंने चालू किया है। इससे क्षेत्र का शांति भंग होने का डर है। और आज समाचार पत्रों में समाचार आया है कि वहाँ बड़ा उर्स धार्मिक कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। इससे क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। तुरंत हमने आज जिलाधीश महोदय से मिलकर, एसपी साहब से मिलकर मांग की है कि तुरंत इस धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगाकर उस अवैध मजार को हटाया जाए, अन्यथा जो क्षेत्रवासी है किसी भी सूरत में उस धार्मिक आयोजन वाला नहीं होने देंगे। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर के बैनर तले आज सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचकर वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बायोमेट्रिक पद्धति से पंजीयन के जटिल आदेश की प्रतिलिपियां होली स्वरूप जलाई और इस आदेश को वापस लेने की मांग की। साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वे अतिरिक्त पेंशन को विसंगति को दूर कर 65 वर्ग की आयु में 5% अतिरिक्त पेंशन देने की मुख्य मांग रखी गई। अभी हाल ही में परियोजना निदेशक आरजीएचएस ने 28 नवंबर को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत बुजुर्गों को बायोमेट्रिक पद्धति से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
इस आदेश को निरस्त कराने के लिए आज सेवानिवृत्त कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के तत्वावधान में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर इस आदेश की प्रतियों की होली जलाई गई और राज्य सरकार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बनाकर जिलाधीश महोदय को दिया जाएगा, जिसके अंदर ये मांग करेंगे इस आदेश को अविलंब निरस्त किया जाए ताकि बुजुर्गों को हो रही परेशानी से निजात मिल सके। राजेंद्र प्रसाद माथुर, उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर। देखिए, पूर्व की सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए एक योजना शुरू करी, RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, नित्य आदेश नहीं हो रहे, रोज कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। अभी हाल में एक आदेश जारी किया 28 तारीख को कि पेंशन को निजी स्कीम जाने के लिए फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, लाइव फोटो देना पड़ेगा। जो पेंशन बुजुर्ग है 70 साल का 80 साल का, उसका फिंगरप्रिंट जाएंगे तो उसको इलाज नहीं होगा। कुल मिला के राजस्थान में बीजेपी सरकार जो है RGHS योजना को खत्म करना चाहती है, ये कमजोर करना चाहती है। उसी के विरोध में 28 तारीख को जो आदेश जारी किए उसके हमने होली जलाई और सरकार से हमने मांग की है कि आदेशों को निरस्त किया जाए ताकि हमारे पेंशन को सुविधा मिल सके। इसके अलावा हमारा मांग है कि सरकार ने जो हमें अतिरिक्त पेंशन दी है उसमें विसंगति दी है। हिमाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो या पंजाब सरकार हो, वहाँ पर 75 पे 15% और 70 पे 10%, हमें जबकि 10% ने 5% दिया है। कुल मिलाकर 5% हमारा डिफरेंस आ रहा है। इस विसंगति को दूर किया जाए। इसके अलावा जो 65 साल के हमारे पेंशन है उनको भी अतिरिक्त पेंशन बता दिया जाए। इसके अलावा कम्यूटेशन की जो बात है, हमारे यहाँ पर कम्यूटेशन कटौती 14 साल है, जबकि गुजरात सरकार ने 2 साल कम कर दिए, वहाँ 12 साल में कटौती हो रही है। जबकि हरियाणा और पंजाब सरकार ने अभी नोटिस दिया गवर्नमेंट को जो पेंशन है उनकी 12 साल बाद इनकी कटौती बंद की जाए। उस हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी उन आदेशों की पालना करे और हमारे 12 साल में कटौती बंद की है। इसके अलावा RGHS में जो राज्य कर्मचारियों को सुविधा है उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, हमारे लिए 5 से 50 लाख के निर्धारित किया है। इसलिए हम चाहते हैं हमें लिमिट कब खत्म हो जाए और पूरा अनलिमिट किया जाए। इसके अलावा RGHS में हमारे परिवार के लोगों को, माता पिता, उनको नाम भी RGHS में सम्मिलित किया जाए और हमें इसका बेनिफिट दिया जाए। दूसरी बात है फूड सप्लीमेंट। RGHS लागू होने के पहले फूड सप्लीमेंट मिलते थे, कैल्शियम है, विटामिन है, जो मिलते थे तो वो बंद कर दिए। बुढ़ापे में हमें लोगों को कैल्शियम की जरूरत है, घुटने पर दर्द है, कमर में दर्द है, फूड सप्लीमेंट बुधवार शुरू किया जाए। इसके अलावा अभी हमारी पेंशन जयपुर की 3 से आ रही है, आप मान लो 1 या 2 की छुट्टी होगी तो पेंशन 3 तारीख को आएगी, हमारे लोग परेशान होते हैं। हमने सरकार से मांग की है कि 1 तारीख को हमें हर आदमी पेंशन मिलनी चाहिए, 11 बजे तक हमारे खातों में पेंशन आ जाए ताकि हमारा साथी परेशान नहीं हो। इस बात को लेकर अभी हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपेंगे। ये हमारी मांग है। अजमेर कलेक्ट्रेट पर आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाची आवास की छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। फुटबॉल प्लेयर छात्राओं ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और स्कूल के खेल मैदान में फुटबॉल ग्राउंड बनवाने की मांग की। कलेक्ट्रेट पर पहुंची छात्राओं ने बताया कि वे महिला जन अधिकार समिति के सहयोग से 2016 से करीब 50 लड़कियां नियमित फुटबॉल खेल रही हैं। सभी लड़कियां राज्य व जिला स्तर पर खेल चुकी हैं। वर्तमान में उनके राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के ग्राउंड में बास्केटबॉल का ग्राउंड बनवाने का बजट स्वीकृत हुआ है। छात्राओं की मांग है कि बास्केटबॉल का ग्राउंड बनवाने के बजाय इसे फुटबॉल मैदान की 4 दीवारी ऊंची करवाने व ग्राउंड पर ग्रीन ग्रास लगवाई जाए। साथ ही ग्राउंड के बीच में स्थित बिजली के खंभे के कारण किसी को चोट लग सकती है, उसे भी हटवाने की कार्यवाही जल्द की जाए। हम परसों आए थे तो हम कलेक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने बोला कि हमने अपनी मांग रखी कि हमारा जो फुटबॉल का ग्राउंड है उस पर बास्केटबॉल का बन रहा है। तो हमने उनको सारी बात बताई, उन्होंने बोला ठीक है हम बात करेंगे और वहाँ पे बास्केटबॉल का ग्राउंड नहीं बनेगा। फिर शनिवार को हमारे गांव में पंचायत में बैठक हुई थी तो हमने सरपंच से भी बात की, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसा कुछ भी सूचना नहीं मिली हमको कि ग्राउंड रोका जाएगा, कुछ होगा। तो उन्होंने बोला कि हम 3-4 दिन में काम स्टार्ट कर देंगे, आप वापस कलेक्टर के पास जाओ। तो आज हम वापस कलेक्टर के पास आए हमारे ग्राउंड के लिए, क्योंकि हमारे ग्राउंड में काम स्टार्ट हो गया। फुटबॉल की जगह बास्केटबॉल का ग्राउंड बन रहा है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ बास्केटबॉल का ग्राउंड ना बने, फुटबॉल का ही रहने दें। जो हमारी संस्था है महिला जन अधिकार समिति, वो हमें सपोर्ट कर रही है, बहुत हमें आगे निकाल रही है। और जो हम जो इतना पढ़ रहे हैं, हम इतना बाहर आ रहे हैं, जो हमने इतना कुछ किया है वो हमारी संस्था की वजह से हुआ, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। और हमारे स्कूल भी हमें 8वीं तक पढ़ाते थे, लेकिन हम फुटबॉल की वजह से हम बाहर निकल रहे करें। तो अगर हमारा फुटबॉल का ग्राउंड नहीं होगा तो हमारा जो फुटबॉल की लड़कियाँ वो सब अलग अलग हो जाएगी, तो हमारी पढ़ाई भी हट सकती है और हमारा फुटबॉल हम फिर कभी खेलने भी नहीं जाएंगे। और जो हमारे गांव में होता है कि जल्दी शादियां करवा दी जाती है, तो हमारी शादी भी करवा देंगे। और कुछ लड़कियों की हो भी रखी है, तो जिनकी हो रखी है तो उनको ससुराल भेज देंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो और हमारे फुटबॉल का ग्राउंड बने। ये चाची आवास में है, राजकीय बालिका विद्यालय। तो
महाविद्यालय। तो हम चाहते हैं कि उस स्कूल में वो ग्राउंड ना बने और हमारा फुटबॉल का ही रहे, और हमारा जो फुटबॉल का ग्राउंड है वो भी अच्छा नहीं है, मतलब कि उसमें भी खंभा वगैरह है, तो वहाँ पे घास लगवाई जाए और वो खंभा हटाई जाए, जिससे हमें चोट लगने से हम बच सकते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत के 43वें जन्मदिन पर गड्डी मालियान में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। पूरे अजमेर के अंदर होर्डिंग्स लगाए और प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से अभी काफ़ी ब्लड यूनिट प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ साथ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के द्वारा भी यहाँ पे स्वास्थ्य निरीक्षण का इंतजाम किया गया है, जिसमें सब कई लोग इस स्वास्थ्य निरीक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि सब जगह सबको युवाओं का आजकल पता हो गया है कि ब्लड डोनेट करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इससे शरीर के अंदर नए ब्लड का संचार होता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग भी तेज होता है और चेहरे पर रौनक आती है और कई रोगों का विकास होता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देते रहें। हर 3 महीने के बाद एक स्वस्थ व्यक्ति अपना ब्लड दे सकता है और ये दिया हुआ ब्लड 3 व्यक्तियों की जान बचाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करें। मेरा नाम त्रिलोकचंद इंदौरा, समाज सेवी। जन्मदिन को उपलक्ष्य में रखा गया है। कितने यूनिट रखते थे? 1000। तो क्या हर साल इसी तरह का खास आयोजन होता है या पहली बार? ये हमेशा आयोजन 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती को हुआ करता था बालाजी संस्थान के दौरान में। तो उसको हमने श्रीमान यशस्वी कैबिनेट मंत्री अविनाश जी के 43वें जन्मदिन में शामिल करके तथा और भी जो संस्थाएं कराती थी उनको हमने समायोजित करके शिविर का आयोजन किया गया है। अच्छा, कितनी डॉक्टर्स की टीम और यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ यहाँ क्षेत्रपाल की तरफ से निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है और तथा क्षेत्रपाल जेएलएन और जनाना और त्रिवेणी ब्लड बैंक को हमने यहाँ आमंत्रित किया है रक्तदान कलेक्ट करने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। नाम हिमांशु। पुष्कर की सब्जी और फ्रूट के ठेले से यातायात बाधित होने और बने एक्सीडेंट जोन को लेकर आज यातायात पुलिस और नगर परिषद ने कार्यवाही की। पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौड़ के निर्देश पर यातायात प्रभारी वासुदेव शर्मा ने पुष्कर नगर परिषद की जेसीबी मशीन से आज रोड यातायात को सुचारू करने व चौड़ा करने की कार्यवाही की। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस से मोतीराम भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय श्री यादव माता प्रजापति सेवा समिति पुष्कर की नव नियुक्त कार्यकारिणी का रविवार को पुष्कर स्थित समाज के भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में
समाज के उत्थान को लेकर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा के अभाव के कारण समाज के बच्चे भटक रहे हैं तथा बेरोजगारी बढ़ रही है। राजनेता हमारा दुरुपयोग कर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे समाज को किसी प्रकार का सुविधा प्रदान नहीं करते। इसलिए समाज की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए लोकसभा व विधानसभा चुनावों में समाज के बाहुल्य क्षेत्रों से समाज का निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। जल्दी पुष्कर में समाज की कृषि भूमि धर्मशाला का विकास कराया जाएगा तथा छात्रों के साथ साथ छात्राओं के लिए भी अलग अलग से छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर राज्य भर से आए समाज बंधुओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज हमारे पुष्कर समिति में श्री श्रीयादे माता अखिल भारतीय प्रजापति समाज का पद ग्रहण करने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें दूर दराज से जोधपुर, जयपुर, टोंक, पाली, जैतारण, अपने नागौर जिला, इस सभी ज़िलों से, राजस्थान से, दूर दराज से हमारे समाज बंधु यहाँ आए और अपना अपना पद ग्रहण करने का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। उसमें कुछ हमारी मेन बिंदु पे कुछ बातें भी हुई है, बहुत सारी ऐसे सलाह भी हुई है। कुछ हमारे पुराने पंच हैं, उन्होंने भी हमको सलाह दी है कि इस समाज को आगे कैसे लेके जाना है। इस समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है, उसको हमको ख़त्म करना है। समाज के अंदर शिक्षा का अभाव है, उसकी वजह से शिक्षा ना होने के कारण हमारे बच्चे भटक रहे हैं। तीसरी बात, शिक्षा होने के बाद हमारे यहाँ समाज में बेरोज़गारी बहुत है। जो राजनीति नेता लोग हमारा दुरुपयोग करके अपना वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे समाज को कुछ भी सुविधा प्रदान नहीं करते। इसीलिए हम लोग इस एक मंच पे आकर के समाज को आगे ले जा करके हमारा, जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी तब तक हम लोग भी हमारा निर्दलीय खड़ा करके नेता हमारा समाज का, और हम राजनीति में भागीदारी करेंगे। हमारा कृषि भूमि का विकास करना है। पुष्कर के अंदर जो हमारे पूर्वजों ने ज़मीन दी है 15-20 बीघा ज़मीन, उस ज़मीन में हम लोग शादी ब्याह कराने का हमारा समाज का उसको डेवलपमेंट करना है, और उसके साथ साथ हमारी जो धर्मशाला है उसका डेवलपमेंट करना है, छात्रावास का डेवलपमेंट करना है। हमारा लड़कों का छात्रावास तो है, हमारा आगे का जो टारगेट है, हम लड़कियों के लिए भी छात्रावास का प्रबंध करेंगे, नई ज़मीन खरीदेंगे और छात्रावास बनाएंगे। ये हमारा आगे का प्रोग्राम हमने निर्णय लिया है। आपका नाम और पता? मेरा नाम है हीरालाल मोतीलाल प्रजापति, मेरा गांव गोविंदगढ़ है और मैं बम्बई रहता हूँ। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ब्लॉक बी की ब्लॉक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग रविवार को आयोजित की गई। मीटिंग की जानकारी देते हुए ब्लॉक अध्यक्ष चंदन सिंह ने बताया कि मीटिंग में डॉक्टर द्रौपदी कोली ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों के दुख दर्द में शामिल होना होगा, उनके लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करना होगा और ब्लॉक के सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि देश में भाई भाई को लड़ाने की गतिविधियां चल रही हैं, उनसे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो गया है। ऐसे में एकता बनाए रखने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हमेशा पार्टी की रीति नीति के साथ चलना होगा और आगामी नगर निगम अजमेर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाना होगा। आज हमने ब्लॉक ब में कार्यकारिणी की एक मीटिंग रखी है जिसमें संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इस तरह से हमने 12 एजेंडे लिया। उस 12 एजेंडे के तहत सभी के जो पदाधिकारी हैं उनके विचार लिए गए, उन विचारों पर हम काम करेंगे, मंथन करेंगे। उसमें यह भी तय किया गया है कि हर 15 दिन के अंदर कार्यकारिणी की बैठक होगी, मंथन होगा। हमने जो काम देखे सोचे हैं वो कितने पूरे हुए, आगे कौन से काम करने, और इसी तरह से हर वार्ड में जाकर वार्ड अध्यक्ष के घर जाएंगे, लोगों के घर जाएंगे और बूथ लेवल तक हम लोगों के घर जाके पूरी कमेटी और कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। आज ब्लॉक बे की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसके अंतर्गत करीब 10-12 एजेंडे रखे गए थे हम लोगों ने। उसके अंदर सबसे पहला एजेंडा तो था कि पीसीसी द्वारा हमको निर्देश दिए गए थे कि जितनी भी कार्यकारिणी के लोग हैं उनके ईमेल आईडी, नाम, पता, जाति, उम्र और किस बूथ से किस वार्ड से चुनाव में काम करता है वो सारी डिटेल मांगी गई थी। और दूसरा, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए बूथ लेवल तक, इसके बारे में हमें चर्चा की गई। इसके पश्चात समस्त कार्यकर्ता जो हमारे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है उनके द्वारा हमने पूरे सुझाव लिए गए। सुझाव में जो हम सुझाव आएंगे उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी पूरा काम करेगी। और बहन जी के नेतृत्व में, द्रौपदी बहन जी के नेतृत्व में जो हमारी एमएलए प्रत्याशी थी, पूरा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे एजेंडे पर काम किया जाएगा। एवं हर जो भी ये जो एआईसीसी और पीसीसी द्वारा संविधान सभा की जो मीटिंग रखी गई है उसका आदेश आया है, उसको हम फॉलो करने के लिए समस्त ब्लॉक कार्यकारिणी के लोग बहन जी के नेतृत्व में वार्ड वाइज हम लोग संविधान से जो अन्य पार्टी छेड़छाड़ कर रही है उसके विरोध में हम लोगों को समझाइश करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस ने संविधान के अनुसार अपनी जो कार्य किया है उसके अनुसार ये अन्य पार्टी करे, इसके लिए हम गुजारिश करेंगे। अजमेर जिले में विकास की नई तकनीक और उदयपुर में किए गए नवाचारों का अध्ययन करने के लिए जिला परिषद का 50 सदस्यीय दल उदयपुर के लिए रवाना हुआ। ये दल 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विभिन्न ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अजमेर जिला परिषद का 50 सदस्यीय दल उदयपुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समिति का भ्रमण कर वहां नवाचार के माध्यम से करवाए गए कार्यों का अवलोकन करेगा तथा जानकारी प्राप्त कर जिले में लागू करेगा। इस 50 सदस्यीय दल को जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा, सीईओ अभिषेक खन्ना, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सिंधी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए हमारे अजमेर जिले के 50 जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि और कुछ कर्मचारी अधिकारी जो नवाचार हेतु अब हमारे उदयपुर जा रहे हैं और वहाँ के किस प्रकार से नवाचार हुए, किस प्रकार से नए जिन जनप्रतिनिधियों द्वारा काम कराए गए हैं, किस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, किस प्रकार से आगे अजमेर ज़िले को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हमारे आगे विकास करना है, इसकी सारी तरफ से रिसर्च करके हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि आएंगे, भ्रमण करके आएंगे। इनको 3 दिन के भ्रमण के लिए जिला परिषद द्वारा भेजा गया है और यहाँ से जा कर के वो सारा नवाचार देख करके अजमेर ज़िले में अकेले नवाचार करके अजमेर ज़िले को आगे बढ़ाने में सभी जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहेगी कि अजमेर ज़िले का विकास हो, अजमेर ज़िला आगे बढ़े, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर, राजस्थान में अजमेर जिला परिषद के भगवान शिव जी का आशीर्वाद है जिला परिषद अजमेर पे और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही आज सारे जनप्रतिनिधि टीम के रूप में
अजमेर ज़िले में विकास के और काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। शिविरों का भ्रष्टाचार मुक्त अजमेर जिला परिषद है। शिविरों का आयोजन हो रहा है, जाके मौके पे जाके जन समस्याओं का समाधान हो रहा है। शिविरों के माध्यम से जनता का काम हो रहा है, तो जनता में अपने आप ही एक उत्साह है। अजमेर जिला नहीं, पूरे भारत में अगर कोई नवाचार किए गए हैं तो हमारे अजमेर जिला परिषद द्वारा किए गए हैं। जिला परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, पूरे जनप्रतिनिधि अजमेर जिले के मिलकर के अच्छा कार्य कर रहे हैं। उस वजह से आज अजमेर जिला पूरे भारत में चर्चा के विषय में बना हुआ है। जन सुनवाई भी हो रही है सर प्रत्येक? हाँ, प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई होती है। आम जनता की समस्या मौके पे समाधान जिला परिषद के काम होते हैं, जिला परिषद के माध्यम से करते हैं। जो अन्य अधिकारियों के काम होते हैं वो अन्य अधिकारियों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करने का हमारे जिला प्रमुख जी सुशील कुमार पलाड़ा और हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठ करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। शहर में किए जा रहे सीवरेज कनेक्शन में गड़बड़ी और मनमर्जी करना ठेकेदार को भारी पड़ गया। मौके पर आए निगम के अधिकारियों की टीम ने ठेकेदार के कारिंदों को कनेक्शन के नाम पर ली गई अतिरिक्त राशि वापस लौटाने के निर्देश देकर पाबंद किया। शहरी इलाकों में डाली जा रही सीवरेज लाइन ठेकेदार के लिए दोहरी कमाई का जरिया बन रही है। शहर के वार्ड संख्या 49 में जारी सीवरेज कार्य के लिए ठेकेदार पर लोगों ने आरोप लगाया कि कनेक्शन के लिए सरकार ने 600 रुपए की राशि तय की है, जबकि ठेकेदार के आदमी 620 रुपए प्रति कनेक्शन वसूल कर रहे हैं। साथ ही मोहल्ले वासियों के घरों से लाइन की खुदाई के लिए बिजली ली जा रही है। इस शिकायत पर आए निगम के अधिकारियों ने पाया कि ठेकेदार पाइपलाइन के नीचे कंक्रीट का बेस भी नहीं बना रहा है। ठेकेदार की इस मनमानी पर निगम की टीम ने जोरदार फटकार लगाते हुए कार्य भुगतान रोकने की चेतावनी दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पूर्व क्षेत्र में कुछ हिस्सों में डाली गई सीवरेज लाइन के लिए पूर्व में ट्रैक्टर पर लगी प्रेशर मशीन से खुदाई की गई थी। लोगों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कार्य भुगतान को रोकने की हिदायत दी गई। लोगों ने बताया कि लगभग 1000 घरों से ठेकेदार के आदमी ने 20,000 के लगभग अतिरिक्त वसूली की है। वहीं इससे पूर्व स्थानीय पार्षद लक्ष्मी बुंदेल को भी स्थानीय लोगों ने जमकर आड़े हाथों लिया, जिस पर जवाब देने के बजाय उन्होंने ठेकेदार से ही बात करने की कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। सीवरेज लाइन के नीचे कुछ पार्ट में इन्होंने बेडिंग नहीं डाली, जबकि नॉर्म्स में है बेडिंग डालेगा और ये करेगा। और वार्ड में जैसे कनेक्शन का काम चल रहा है सीवरेज कनेक्शन का, उसमें प्रति घर से 600 रुपये लेना है अपने नॉर्म्स में, वो 620 लेना। तो हमने ठेकेदार को पाबंद कर दिया है, उनसे दिन से लिए वो वापस रिफंड कर देंगे। ऐसी शायद उन्होंने कहते या यदि ऐसा दोबारा होता है तो उसको हटा दिया। ऐसा हमने ठेकेदार से पूछा है, ऐसा तो नहीं हुआ, फिर भी ऐसा होता है तो उसको हम ऐसा नॉर्म्स में नहीं। इसके लिए उसके लिए वो खुद अपनी व्यवस्था खुद करेगा, खुद ही ऐसा करेगा अपने स्तर से। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत कलोरिया है, जय्यद, सीवरेज में जय्यद हूँ, नगर निगम। यहाँ के लिए तो बड़ी वाली मशीन वो खुद ही बोल रहा है, खुद ही कह रहा है वो मशीन लाने जाएगी। वो छोड़ो आप, सारे तो दिखा लो। मिली भगत करके नहीं, यहाँ पर जो लाइट वाला मसला है, ये क्या मसला है? क्या ठेकेदार के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिस जगह आप काम करोगे वहाँ के लोगों से लाइट लोगे? गलियों में लेनी पड़ेगी भैया। बाहर जो रोड है वो बड़ी वाली मशीन लेके आ रहे हैं, मैंने उनको बोल दिया। इससे पहले भी यहाँ पर जब खुदाई की गई थी तो ट्रैक्टर लेके आया गया था और प्रेशर मशीन से काम किया गया था। ठेकेदार खड़ा हुआ है, ठेकेदार से पूछ लो आप। इसके लिए आप ठेकेदार से पूछ लो। क्या कहते हो, क्या है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर की शर्त क्या है? भैया ये छोटे गलियों में तो जनरेटर ना मशीन घुस पाएगी, इससे पहले तो लाइट देनी पड़ेगी। इससे पहले भी सीवरेज की जो खुदाई की गई थी, जेसीबी चली थी वहाँ से वहाँ तक नहीं करवा दी। क्या जेसीबी चली थी क्या यहाँ पे? और ये कोई छोटी गली नहीं है, ये आराम से ट्रैक्टर आ सकता है, खड़ा हो सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जिसके घर के आगे खोदेंगे वो लाइट देंगे। पार्षद साहब को अवगत कराया, वो भी यही कह रहे हैं कि भैया लाइट तो देनी पड़ेगी आप लोगों को। जिसके लिए मैं नगर निगम गए, नगर निगम बात करें, ये हो रहा है। अब इसमें कौन लाइट? क्या वजह क्या मैडम, क्या कहती है, क्या काम क्यों नहीं हो रहा था? आपकी वजह, आप कहने का मतलब है? भैया बात ये है, काम इसलिए नहीं हो रहा था कि लोग बाग एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं। ये कौन सा एडजस्टमेंट है कि घरों से लाइट मांगी जा रही है, जबकि इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि लाइट नहीं लगी है? छोटी गलियों में क्या करेंगे आप बताओ? ये ठेकेदार को काम लेने से पहले सोचना चाहिए था कि किस तरह से काम करेगा। आप निगम से पता कर सकते हैं ये वाली चीज। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पे? लाइट क्यों मांगी जा रही है घरों से? और उनसे पूछो, ये ठेकेदार है, ये बता देंगे। जिस तरीके से काम चल रहा है, क्या आप संतुष्ट है इस काम से? संतुष्ट ही है, मैं तो संतुष्ट हूँ। इसके लाइन के नीचे बैडिंग होना चाहिए, स्टीम कंक्रीट का बैडिंग किया जा रहा है। जो सब जगह हो रहा है कोई काम हो रहा है, स्पेशल कुछ नहीं हो रहा। आपके वार्ड में बैडिंग नहीं हो रहा है? आपने देखा लाइन को कभी? सब जगह देखा है, बिल्कुल देखा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।